हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विधि की पाठशाला और मैं हूं डॉक्टर वत्सला शर्मा। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूं आपके साथ जूरिस्प्रूडेंस के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जूरिस्टिक पर्सनैलिटी के बारे में, जिसको कि लीगल पर्सनैलिटी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले तो देखिए, बात ये आती है कि जब हम लोग जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं यानी कि विधि शास्त्र, तो मैंने अपने इससे पहले जो वीडियो बनाए हैं वहाँ पर भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है स्टडी ऑफ लॉ और नॉलेज ऑफ लॉ, यानी कि विधि शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें हम विधि के बारे में पढ़ते हैं। तो जब हम जूरिस्प्रूडेंस में लॉ के बारे में पढ़ते हैं तो मेन क्वेश्चन तो यहाँ पर यही उठ जाता है कि फिर हम जूरिस्टिक पर्सनैलिटी या लीगल पर्सन के बारे में क्यों पढ़ें। तो चलिए जल्दी से पहले इसी को जान लेते हैं। देखिए, जो लॉ का जो मेन पर्पस होता है वो सोसाइटी में इंडिविजुअल्स के बीच में उनके रिलेशनशिप को रेगुलेट करना होता है। हम बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि दैट लॉ इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच कंट्रोल द ह्यूमन बिहेवियर इन द सोसाइटी। विधि एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा समाज में मानव व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जूरिस्प्रूडेंस में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लॉ को पढ़ रहे हैं। लॉ क्या काम कर रहा है, ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को रेगुलेट कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है। यानी कि घूम फिर करके बात कहाँ पर आ गई, पर्सन पर आ गई। यदि व्यक्ति ना हो तो विधि किसके लिए बनेगी, और यदि विधि नहीं बनेगी तो शायद जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होती। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जूरिस्प्रूडेंस हमारा व्यक्ति से रिलेटेड हमारा हो जाता है। जब हम इसी की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि जो लॉ का मेन काम क्या है, वो ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करना है। और इसी के लिए हमको पहले यही जानना पड़ेगा दैट हु इज़ अ पर्सन। यदि बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपसे पूछूं कि पर्सन कौन है, तो हमारा एक बहुत छोटा सा आंसर होगा कि हम सभी ह्यूमन बीइंग तो पर्सन हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब लॉ की बात आती है तो लॉ में ह्यूमन बीइंग के अलावा कुछ अदर भी ऐसी एंटिटी, कुछ ऐसे और भी चीज़ें अस्तित्व में हैं जिनको कि पर्सन माना गया है। तो चलिए आइए समझते हैं इसी टॉपिक को। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पर्सन वर्ड का मीनिंग क्या है। अंग्रेजी भाषा में व्यक्ति के लिए पर्सन और जो व्यक्तित्व है इसके लिए पर्सनैलिटी शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये लैटिन लैंग्वेज के शब्द पर्सोना से, यानी कि ये जो पर्सन शब्द है व्यक्ति, वो लैटिन लैंग्वेज के पर्सोना वर्ड से निकला है। तो देखिए, पहले तो पर्सोना का मीनिंग क्या है। पहले के समय की यदि हम बात करें तो जो एक्टर्स हुआ करते थे, जिन्हें हम हीरो कह सकते हैं, जिन्हें हम नायक कह सकते हैं, वो क्या करते थे, ड्रामा जो होता था उसमें तरह तरह के रोल प्ले किया करते थे। तो वो जो रोल प्ले किया करते थे जिसका भी, उसको दर्शाने के लिए अपने चेहरे पर एक मास्क लगाया करते थे, एक मुखौटा लगाया करते थे। इसी को ही पर्सोना कहा जाता है। लेकिन समय के साथ साथ वो मास्क की जगह पर ह्यूमन बीइंग यानी कि पर्सन से ही रिलेटेड इस पर्सोना वर्ड को कर दिया गया, और इसी पर्सोना वर्ड से ही पर्सन निकल करके आया है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉ में इसका बहुत वाइड मीनिंग है जब हम पर्सन की बात कर रहे हैं। और इसीलिए देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि ना ही केवल ह्यूमन बीइंग बल्कि एज वेल एज एसोसिएशन भी लीगल पर्सन के अंतर्गत आते हैं। चलिए कैसे आते हैं, अब इसको भी समझ लेते हैं। तो इन सब बातों को जानने के लिए पहले तो हम पर्सन की डेफिनेशंस को देखेंगे। और मैंने भी आपको ऑलरेडी क्या बताया कि जो टर्म पर्सन है वो लैटिन टर्म पर्सोना से निकली है, जो कि बाद में कहीं ना कहीं कैसे रिकॉग्नाइज होने लगी थी, बाय लॉ रिकॉग्नाइज होने लगी थी। और किस तरीके से, एज बीइंग कैपेबल ऑफ हैविंग लीगल राइट एंड बीइंग बाउंड बाय लीगल ड्यूटीज़। इसका मतलब क्या हो गया, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब हम लॉ में बात करते हैं तो लॉ के अकॉर्डिंग व्यक्ति कौन है जो विधिक अधिकार रखता होगा
और जिसके कि कर्तव्य होंगे वो व्यक्ति कहलाएगा। इसको यदि हम बहुत और इजी लैंग्वेज में समझें तो हम कह सकते हैं कि जिस पर वाद चलाया जा सकेगा और जो वाद किसी दूसरे पर चला सकेगा वो व्यक्ति कहलाएगा। अब व्यक्ति में देखिए क्या क्या आ सकता है। इट मीन्स बोथ, यानी कि दोनों की ही ये बात कर रहा है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे ए बॉडी ऑफ पर्सन्स हो और अ कॉरपोरेशन हो और अदर लीगल एंटिटी, लेकिन जिसको कि लॉ ने राइट एंड ड्यूटीज़ पूरी तरीके से जिसको राइट एंड ड्यूटीज़ का एक सब्जेक्ट माना हो, यानी कि चाहे वो मनुष्य हो या ना हो, जो भी अधिकार रखेगा, जिसके भी कर्तव्य होंगे, वो लॉ के अंतर्गत लीगल पर्सन माना जाता है। चलिए जल्दी से कुछ डेफिनेशंस को देख लेते हैं। सेविनी के अकॉर्डिंग पर्सन वो होता है जो कि किसी राइट का बेरर होता है, यानी कि जो किसी राइट को होल्ड करता है। लेकिन हॉलैंड ने क्या करा, हॉलैंड ने सेविनी की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज़ किया और उनका कहना ये था कि पर्सन केवल वो नहीं है जो कि राइट रखता हो, बल्कि वो होता है जिसके पास में ड्यूटीज़ भी होती हैं। सेकंड हम बात करते हैं हॉलैंड की। इन्होंने सेविनी की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज़ भी किया था, जो मैंने भी आपको बताया भी। तो हॉलैंड का कहना ये था कि जब हम पर्सन की बात करते हैं तो उसमें केवल राइट ही नहीं होते, बल्कि कहीं ना कहीं उसकी ड्यूटीज़ भी होती हैं। यानी कि पर्सन ऑफ इंसिडेंस भी होता है एज वेल एज पर्सन ऑफ इनहेरेंस भी होता है, यानी कि जो व्यक्ति है वो अधिकार का धारण करता भी है और अधिकार से आबद्ध व्यक्ति यानी कि कर्तव्य का धारण करता भी होगा। देन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की बात करने जा रहे हैं साल्मन की। साल्मन का कहना ये था कि अ पर्सन इज़ एनी बीइंग, पर्सन कोई भी हो सकता है जिसको कि लॉ ने कैपेबल समझा हो राइट को होल्ड करने के लिए और साथ ही साथ जो लीगल ड्यूटी से बाउंड भी हो। तो साल्मन की डेफिनेशन बहुत सही डेफिनेशन है और इनका मेनली कहना यही था कि कोई भी क्यों ना हो, यदि वो लीगल राइट रखता हो, साथ ही साथ वो ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करता हो, जिसको लॉ ने इस लायक बनाया हो, तो वो कहीं ना कहीं क्या कहलाएगा, वो पर्सन कहलाएगा। सेम इसी तरीके से देखिए प्रोफेसर ग्रे कहते हैं ए पर्सन इज़ एन एंटिटी टू विच राइट एंड ड्यूटीज़ में बी एट्रीब्यूटेड, यानी कि जिसके पास राइट होगा, जिसके पास ड्यूटीज़ होंगी, वो कहीं ना कहीं एक पर्सन कहलाएगा। लेकिन देखिए इम्पॉर्टेंट बात वही है, हम ना तो केवल राइट की बात कर रहे हैं, ना ही केवल हम ड्यूटीज़ की बात कर रहे हैं। पर्सन कौन होगा, जिसके पास ये दोनों ही चीज़ें होंगी। एंड अकॉर्डिंग टू ऑस्टीन द टर्म पर्सन इंक्लूड फिजिकल और नेचुरल पर्सन इंक्लूडिंग एवरी बीइंग विच कैन बी डीम्ड ह्यूमन। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है फिजिकल और नेचुरल पर्सन सब कुछ पर्सन के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे और बस वही है कि उनके पास में राइट एंड ड्यूटीज़ होनी चाहिए। देखिए एक इम्पॉर्टेंट ओपिनियंस यहाँ पर मैं आपको केल्सन की भी बताने जा रही हूँ। केल्सन ने पर्सन को केवल एज ए पर्सन ही ट्रीट किया है। वो कहते हैं कि देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एज नेचुरल पर्सन एंड जुडिस्टिक पर्सन। वो कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग को नेचुरल पर्सन यानी कि प्राकृतिक व्यक्ति और जुडिस्टिक पर्सन यानी कि विधिक व्यक्ति में नहीं बांटा जाना चाहिए, क्योंकि उनका मानना ये था कि कोई भी तरह का ह्यूमन बीइंग क्यों ना हो, चाहे नेचुरल हो चाहे जुडिस्टिक हो, दोनों के ही राइट होते हैं, दोनों की ही ड्यूटीज़ होती हैं, इसीलिए इनमें डिफरेंस करना सही नहीं है। इसीलिए केल्सन कहते हैं कि नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन में अंतर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि दोनों को ही एज आ ह्यूमन बीइंग दोनों को ही माना जाना चाहिए। यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस में आपको हमारे जो कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे जो कोड या एक्ट है उनके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। पहले तो देखिए आईपीसी का सेक्शन 11 क्या कहता है, द वर्ड पर्सन इंक्लूड एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, यानी कि
सीधे सीधे व्यक्ति शब्द में कोई भी कंपनी, संघ या व्यक्तियों का समूह समाविष्ट माना जाएगा, चाहे वह निगमित हो अथवा अनिगमित। और ठीक इसी तरीके से ही ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का जो है उसके सेक्शन 5 में भी ये कहा गया है कि लिविंग पर्सन इंक्लूड अ कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। यानी कि यहाँ पर भी व्यक्ति के अंतर्गत जीवित और विधिक दोनों ही तरह के व्यक्तियों को शामिल किया गया है। तो अब देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ कि ह्यूमन बीइंग में जो नेचुरल पर्सन है वो तो हैं ही हैं और लीगल पर्सन भी हैं। तो चलिए जल्दी से समझ लेते हैं काइंड ऑफ पर्सन क्या है। तो देखिए, देयर आर 2 काइंड ऑफ पर्सन्स विच आर एज फॉलोज। कौन कौन से हैं? नेचुरल पर्सन प्राकृतिक व्यक्ति, सेकेंड है लीगल पर्सन। अब नेचुरल पर्सन हमें नाम से क्लियर हो रहा है जिन्होंने जन्म लिया है, जो हम सभी जो प्राकृतिक व्यक्ति यानी कि यहाँ पर मनुष्यों की बात की गई है। और मनुष्यों में भी हम किसकी बात कर रहे हैं? जिनके अधिकार हैं, जिनके कर्तव्य हैं। देखिए, इस पर यहाँ पर हमारे सामने 3 टॉपिक का बहुत इम्पॉर्टेंट आएंगे, जिनको मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या अनबॉर्न चाइल्ड, सेकेंड एनिमल एंड थर्ड डेड पर्सन, क्या ये पर्सन होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो बहुत शॉर्टली बट मैं यदि आपको यहाँ पर बताऊँ तो एनिमल को पर्सन नहीं माना गया क्योंकि उन्हें अपनी राइट एंड ड्यूटीज़ के बारे में नहीं पता होता। अनबॉर्न चाइल्ड को माना जाता है डिपेंड अपॉन द सिचुएशंस। एंड डेड पर्सन, क्योंकि लॉ को मृतक व्यक्तियों में कोई रुचि नहीं होती, तो डेड बॉडीज़ को, डेड पर्सनस को नेचुरल पर्सन नहीं माना गया। बट फिर भी इन पर जो डिटेल वीडियो है वो मैं अगली वीडियो में बनाऊंगी। इस समय केवल थोड़ा सा बस मैं आपको काइंड ऑफ पर्सन के बारे में ही बता रही हूँ। तो नेचुरल पर्सन आपको क्लियर हो गया, सभी जीवित प्राणी जिन्होंने जन्म लिया है। सेकेंड, लीगल पर्सन, जिसको कि हम ज्यूरिस्टिक या फिर हम फिक्शियस और आर्टिफिशियल पर्सन भी कहते हैं। तो देखिए, नेचुरल पर्सन अभी मैंने आपको बताया ही कि ए नेचुरल पर्सन इज़ अ ह्यूमन बीइंग पजेसिंग नेचुरल पर्सनैलिटी, जिसकी नेचुरल पर्सनैलिटी होगी और कहीं ना कहीं जो कि लॉ में बाय द लॉ क्या होगा, एज कैपेबल ऑफ राइट एंड ड्यूटीज़, जिसकी राइट एंड ड्यूटीज़ होंगी। लेकिन वहीं पर जब हम लीगल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन की बात करते हैं तो इट मीन्स ये ह्यूमन बीइंग नहीं है, पर इनके बारे में क्या कहा गया है कि ए लीगल पर्सन हैज़ अ रियल एग्जिस्टेंस बट इट्स पर्सनैलिटी इज फिक्शियस। लीगल पर्सन को एक वास्तविक अस्तित्व तो माना गया है, लेकिन इसकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी है, वो काल्पनिक है। मतलब ये ह्यूमन बीइंग नहीं है, बट कुछ सर्टेन पर्पस को फुलफिल करने के लिए जब विधि इनको व्यक्तित्व का दर्जा प्रदान करती है तो इसलिए इन्हें लीगल पर्सन या फिर आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। इसमें जैसे एग्जांपल्स हैं कंपनी और कॉरपोरेशन, आइडॉल्स यानी कि जो हमारी मूर्तियाँ आदि। तो आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी इस टॉपिक को आगे डिटेल में मैं अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो थैंक यू सो मच।